मैं एक महिला जेलर के पद पर थी। इस पद पर लगे मुझे लगभग 4 साल हो चुके थे। अक्सर जो महिला कैदी होती थी वो या तो लड़ाई झगड़े या फिर हत्या के केस में ही बंदी बनाई जाती थी। पर एक दिन एक ऐसी महिला का प्रवेश हुआ जिसे सभी घूर कर देखे जा रहे थे। उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी, दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे, जैसे वह कोई खूंखार अपराधी हो। उत्सुकतावश मैं भी सभी के साथ उसे देख रही थी। मेरी साथी जेलर ने कहा, ये आदमियों को छोड़ती नहीं है। जैसे कुछ घटिया आदमी औरतों को देख लार टपकाते हैं, उसी तरह से ये वो औरत है जो आदमियों को देख लार टपकाती है। अंजू नाम है इसका। बस इसे लड़कों को फंसाना नहीं आया, इसीलिए ये फंस गई। थोड़ी बेवकूफ़ है। वह बिल्कुल खामोश रहती थी, या तो चुपचाप बैठे रहना या फिर लेटे रहना, अपने दुबले पतले शरीर को सिकुड़कर। कोई कुछ पूछता तो उसका जवाब भी नहीं देती। कभी कभी साथ में रहने वाली अन्य कैदी उसे छेड़छाड़ करने के अंदाज से गंदे सवाल करती, लेकिन उसके बावजूद भी वह चुप रहती, बस अपना खाना लेती और दूर दीवार से सटकर बैठ जाती। उसकी इतनी बड़ी खामोशी थी, मानो गहरा राज हो, मानो गहरा दर्द हो, जैसे यदि कुछ बोला तो कहर आ जाएगा। एक इंसान ही तो थी, कुछ तो हुआ होगा उसके साथ जो आज ये ऐसी थी। मुझे इसका कल जानने की बड़ी इच्छा थी, ताकि ये जान पाऊँ कि किससे कहाँ चूक हो गई है कि ये बाहर इतनी बदनाम हो गई थी। उसके बारे में जो फाइलों के पन्ने बता रहे थे वो तो बहुत अधूरे थे, लेकिन रास्ता ज़रूर वहाँ से होकर गुज़र रहा था। वो था उसके घर का पता। जब उसके पते पर गए तो वहाँ देख मेरे होश ही उड़ गए। वहाँ उसकी बूढ़ी माँ, जिसे देख कुछ पुरानी और धुंधली तस्वीरें ताज़ा हो रही थी। कुछ देखा देखा सा लग रहा था। जब कुछ बातचीत हुई तो ये तस्वीरें भी साफ दिखने लगी थी। ये मेरी ही ज़िंदगी के एक छोटे से पल का हिस्सा थी। बीते वक्त के साथ थोड़े चेहरे और थोड़ी ज़िंदगी बदल गई थी। यह मेरी ही सहेली अंजू थी, जो सीधे साधे नए नक्श वाली अपनी 2 बड़ी बहनों और विधवा माँ के साथ रहती थी। भरी जवानी में माँ विधवा हो गई थी, पर अपनी बच्चियों की जिम्मेदारी उठाने में समय कहाँ चल रहा था पता ही नहीं चला। अपने पति की जगह उसे नौकरी मिल गई थी। सुबह से शाम उसकी माँ नौकरी करती, शाम करीब 5-6 बजे घर लौटती, थकी हारी। हालांकि सबसे बड़ी बहन, जो 18-19 साल की हो चुकी थी, जो अपनी माँ के आने पर उन्हें गर्म चाय पिलाती, खाना बनाने में मदद कर लेती। मेरी सहेली अंजू, जो उस समय 10-11 साल की थी, अक्सर उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था। वह कुछ तलाश कर रही थी, ख़ास तौर से लड़कों में। जब भी वह मेरे पास आती, मेरे साथ खेलने की बजाय मुझे अपनी छत पर ले जाती। मुझे कुछ अछूती थी, मुझे भी कुछ अटपटा सा लगता था, पर उस समय गुड टच या बैड टच के बारे में ना घर में बताते और ना ही बाहर किसी ने बताया। ये सब करने वाला कोई पुरुष नहीं, कोई महिला नहीं, जबकि मेरे साथ पढ़ने वाली वह भी एक बच्ची ही थी। उसकी ये हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मैंने उसका साथ छोड़ दिया। मुझे दूसरों बच्चों के साथ खेलते हुए वह दूर से ही देखा करती थी, पर वह कभी भी अन्य बच्चों के साथ सामान्य खेल नहीं खेलती। और फिर एक दिन पूरा परिवार उस घर को बीच कहीं चला गया। उसकी बातें और यादें उसके साथ ही गुम हो गई थी। ये वो बातें थी जो बाहर से लोगों के लिए दिखाने के लिए थी। असल में किसी 4 दीवारी के भीतर क्या चल रहा है उसे बता पाना मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल ये बता पाना कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। खैर, मैं सभी से या फिर अंजू से यह नहीं कह सकती थी कि मैं उसकी सहेली थी। दुनिया की बात नहीं मान सकती थी जो वे कह रहे थे, पर सच क्या था ये भी मुझे पता नहीं था। उसकी खामोशी को तोड़ने के लिए मुझे फिर से उसकी दोस्त बनकर जाना पड़ेगा। शायद इससे कुछ हो पाए, ऐसा विचार मन में चल रहा था। पर उसकी दोस्त बनना यानी समाज, दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसी ही मेरी मनोदशा थी। एक साधारण इंसान थी, बच्चे थे, पति, सास, ससुर, पूरा बसा बसाया घर था। सभी को पता चल गया तो क्या जवाब दूंगी। बस मैं भी वैसी ही
एक भीड़ का अंश जो अलग चलने से डरती थी। बस विचार थे पर हिम्मत नहीं कि उसे बता दूं कि मैं उसकी बचपन वाली दोस्त हूँ। इसी कश्मकश में 2 साल निकल गए। वो अक्सर मेरे सामने रहती। न उसने कभी कुछ कहा, न मांगा और न ही उससे मिलने कभी दोनों बहनें या माँ आई। और अब उसकी रिहाई का समय भी आने ही वाला था। पर अभी तक मैं अपने दिमाग को मना नहीं पाई कि जाकर उसे कह दूं। जब वह रिहा हुई तो अपने घर गई, जिसके पीछे मैं भी हो ली। मैं उसके लिए कुछ समोसे लेकर गई। सुनसान रास्ते पर मैंने उसे पुकारा। मेरी आवाज़ सुन वह रुकी, मेरे दिए समोसे को लेकर खाने लगी। मैंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, तुम कावेरी को जानती हो, वो जो बचपन की तुम्हारी सहेली थी। मेरी बात सुन आज पहली बार उसने अपनी नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भरी थी पर अब भी जुबान पर खामोशी थी और उठकर चलने लगी। मैंने फिर कहा, वो मैं हूँ अंजू, कुछ तो बोलो। उसके कदम वहीं रुक गए। मुड़कर कहने लगी, क्या सुनोगी? मुझे उस बूढ़ी माँ को संभालना है जिसने मेरी और मेरी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी खामोशी सिर्फ मुझे गुनहगार बता रही है, लेकिन यह आवाज़ निकली तो यहाँ एक साथ 4 लोग और गुनहगार हो जाएंगे, पर उसमें मेरा नाम कहीं नहीं होगा। उसने जब पुराने पन्ने पलटे तो चौंकाने वाले रहस्यों से पर्दा उठ रहा था। कैसे उसकी माँ के एक गलत कदम ने उसकी तीनों बेटियों की ज़िंदगी को वहशी बना दिया था। ये खेल तो तभी से शुरू हो चुका था जब उसकी माँ की नौकरी लगी थी। वही ऑफिस में उसकी नज़रें वहाँ काम करने वाले एक आदमी से चार हो गई। वह शादीशुदा था, लोगों की नज़रों से बचकर मिलना शुरू हो गया था। पर ऐसी बातों को हवा जल्दी लग जाती है, तो उन हवाओं से बचने के लिए उसका अब अंजू की माँ के घर आना जाना हो गया था। माँ के साथ बिस्तर बांटते बांटते कब बड़ी बहनों के साथ बिस्तर बांटना शुरू कर दिया और कब वह अंजू को भी गलत तरीके से छूने लगा, जिसे उसने प्यार का नाम दिया। और बचपन में उसी प्यार को अंजू कावेरी के साथ बांट रही थी। अपनी छोटी बेटी के साथ गलत होने से माँ विरोध करने लगी, पर अपनी बड़ी बेटियों को बचा नहीं सकी। बड़ी बहनों को ये नशे की लत जैसा लगने लगा। उनके लिए किसी पुरुष को अपने पास लाना आसान था, लेकिन शरीफ मोहल्ले में यह सब, इसीलिए एक सुनसान इलाके में घर ले लिया। अब उनकी माँ के मित्र का आना भी बंद हो चुका था। माँ अपनी दोनों बेटियों को समझाती, पर जब तक उसकी माँ को समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी शारीरिक पूर्ति करने के लिए उसे मर्दों की ज़रूरत दिन दिन बढ़ती जा रही थी। जैसे तैसे माँ ने दोनों बहनों की शादी भी करवाई, पर केवल पति पर्याप्त नहीं थे। उनकी इच्छा उनके मन और मस्तिष्क पर भारी थी। अंततः उन्हें चरित्रहीन करार दे उनके पतियों ने भी सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसी के चलते उन्होंने खतरनाक बीमारी भी पाल ली और जाने कितनों को ये बीमारी भी दे डाली। दवाई लेती थी, पर दोनों बहनें दिन दिन कमज़ोर होती जा रही थी। इसीलिए पुरुषों को लाने की जिम्मेदारी अंजू को दे डाली। शुरू शुरू में अंजू अपने कॉलेज के लड़कों को आँखों पर पट्टी बांध अपने प्यार के जाल में फंसा अपनी बहनों के पास ले जाती। शुरू शुरू में तो सभी को मज़ा ही लगता, लेकिन जब हकीकत सामने आती कि वे भी एक खतरनाक बीमारी एड्स से ग्रसित हो गए हैं, तो अंजू को धमकाते। शुरू शुरू में सभी पीड़ित पुरुष अपनी इज्जत की खातिर बात को दबाए रखते, पर एक साथ इतने पीड़ित पुरुष, वो भी एक ही शहर के, तो बात पुलिस तक जा पहुंची। अभियान चला और अंजू को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अंजू इस बीमारी से ग्रसित नहीं थी। उसे मारा पीटा, लेकिन जो उसकी जुबान बंद हुई तो वह अब मेरे सामने ही खुली। मैंने पूछा, तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? अंजू ने उंगली से इशारा किया। उसके पीछे पीछे जंगलों की तरफ मैं बढ़ने लगी। काफ़ी दूर घने जंगलों के बीच आ गए थे हम। आगे जाकर वह रुक गए, जहाँ एक छोटा टूटा फूटा कच्चा घर था, और जो देखा तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर रही थी।
वहाँ 2 चारपाई पर सड़ी गली लाशें थी जिसमें कीड़े पड़ चुके थे, जिसमें से कहीं कहीं कंकाल भी बाहर आ रहे थे, जिनके पैर व हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उनके कपड़ों को देख किसी पुरुष होने का अंदाज़ा लग रहा था। वहीं पास में पड़ी 2 और लाशें थीं जो किसी महिला की थी। अंजू बस वहीं खड़ी खड़ी उन्हें देखे जा रही थी। कहने लगी, काश मेरी माँ अपने आप को रोक लेती, उसके कंधों पर सिर रखने की बजाय हमारी उंगलियां थाम लेती तो ये सब कभी देखने को नहीं मिलता। मैंने तत्काल पुलिस को सूचित किया, जहां पुलिस ने अपनी कार्यवाही करी। दोनों लड़कियां उसकी बहन थीं। दोनों पुरुष गलियों में छेड़छाड़ करने वाले लड़के थे। ऐसे लड़के जो किसी महिला को सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें सिर्फ एक वस्तु मान सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ इन दोनों बहनों ने भी इसी तरह लड़कों को इस्तेमाल किया। जैसा काम था वैसा ही फल भी मिला। अब अंजू अपनी माँ के पास रह रही थी। मैं अब रोज़ उसके पास उसके घर मिलने जाती थी। धीरे धीरे वह भी नॉर्मल हो रही थी। हालांकि उन यादों में इतना दंश था जो सिर्फ अंजू ही महसूस कर सकती थी। वे सभी एक पुरुष से प्रेम और सुरक्षा चाहती थी, पर वह हाथ सिर पर आशीर्वाद देने या उनका साथ देने नहीं, बल्कि उनका शोषण करने उठा था। एक आदमी ने 3 नारियों का शोषण किया और उन 3 नारियों ने जाने कितने आदमियों का शोषण किया। मैंने अंजू के लिए एक लड़का देखा, उससे उसकी शादी करवाई और कहीं दूर जाने को कहा उसकी माँ के साथ, ताकि जो उसे जानते थे वे उसे कभी देख न सके और नहीं जान सके। आज भी अक्सर उससे फ़ोन पर बात हो जाती है। वह अपने 2 बच्चों और पति के साथ बहुत खुश है। मुझे भी खुशी है कि कम से कम एक ज़िंदगी को बचा पाने में मैं कामयाब रही, बिना किसी को पता चले कि वह मेरी सहेली थी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।